हाँ, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी सकुशल होंगे। इस बार की वीडियो में थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो चुका था। तो ध्यान देना मित्रों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य। इसके पूर्व हमने जो पढ़ा था, इसके पूर्व की वीडियो में हमने कारक का अध्ययन कर लिया था। आज हम वाच्य पढ़ेंगे। अब वाच्य क्या होता है, ध्यान देना मित्रों। वाच्य शब्द का अर्थ होता है बोलने का विषय, बोलने का विषय या कहने का विषय। अंग्रेजी में इसी वाच्य शब्द को वॉइस कहा जाता है। आपने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़े होंगे। अंग्रेजी में इसी वाच्य को वॉइस कहा जाता है। ठीक है मित्रों, अंग्रेजी में इसको वॉइस कहा जाता है, हिंदी में इसे वाच्य कहा जाता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, कहने का अपना एक तरीका। ठीक है, वैसे अगर हम वाच्य को परिभाषित करें, इसकी परिभाषा बहुत आसान है। वाक्य में क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है, यानी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का होना ही वाच्य कहलाता है। दोबारा सुनिए मित्रों, वाक्य में कर्ता, कर्म या किसी भाव की प्रधानता होना ही वाच्य कहलाता है। कि वाक्य में कर्ता को प्रधान रखकर बात कही गई है, या फिर कर्म को प्रधान रखकर बात कही गई है, या फिर कर्ता और कर्म दोनों को छोड़कर किसी भाव को प्रधान रखकर बात कही गई है। बस कर्ता कर्म क्रिया की प्रधानता का जिससे हमें पता चलता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। इस प्रकार से मित्रों, ये वाच्य तीन प्रकार के हो जाते हैं। पहला तो कौन सा, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और दूसरा है मित्रों कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। बस हमें तीन वाच्य समझने हैं और तीनों वाच्य बहुत ही आसान है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मित्रों, यदि किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यदि किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। ये लिंग और वचन, काल और कारक, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। लिंग, वचन और काल या कारक। ध्यान देना, यदि वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार प्रयुक्त हुई है मित्रों, तो उसमें कर्ता कारक होता है। ठीक है, और जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसमें कर्तृवाच्य होता है। ध्यान देना, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है उसमें कर्तृवाच्य होता है, और जिस वाक्य की क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है, अर्थात कर्म की प्रधानता होती है। देखो, प्रधानता का मतलब समझ गए होंगे आप। यदि क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार है, क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई है मित्रों, तो कर्मवाच्य होगा, और क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त हुई है तो कर्तृवाच्य होगा। और भाव की प्रधानता, जिस वाक्य की क्रिया न तो कर्ता के अनुसार हो न कर्म के अनुसार हो, अपितु हमेशा एक वचन पुल्लिंग में हो, एक वचन पुल्लिंग में हो, उस वाक्य में भाववाच्य होता है। तो ध्यान देना, ये तो हमारी बात है, समझ में आई। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हो, कर्तृवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार हो, कर्मवाच्य। और जिस वाक्य की क्रिया कर्ता और कर्म दोनों के लिंग वचन के अनुसार न होकर हमेशा एक वचन पुल्लिंग में हो, उसमें भाववाच्य होता है। इसे कहते हैं कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता और भाव की प्रधानता। अब ध्यान देना, मैं तीनों वाक्यों को समझाने के लिए एक एक वाक्य आपके सामने लिख रहा हूँ। आपको समझना है कि कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। ध्यान देना, बहुत ही आसान तरीके समझिए। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर, पूनम पत्र लिखती है, पूनम पत्र लिखती है। बताओ, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कर्ता क्या है और कर्म क्या है। बताओ, कौन लिखने का कार्य कौन कर रही है, पूनम। कौन से जो प्रश्न आता है वो क्या होता है, कर्ता। ठीक है, क्या लिख रही है, पत्र। क्या से प्रश्न करने पर जो आता है वो क्या होता है, कर्म। अब ध्यान देना, हमने कर्ता का पता भी लगा लिया है और कर्म का पता भी
लगा लिया। अब मुझे बताइए आप कि क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार है या कर्म के लिंग वचन के अनुसार है। तो पहले देख लीजिए यहाँ कर्ता कौन से लिंग में है, स्त्रीलिंग में है और एक वचन में है। और यहाँ पर क्रिया किसमें है, स्त्रीलिंग में है, लिखती है। अगर पुल्लिंग में होती क्रिया तो क्या होता, लिखता है। तो मित्रों लिखती है किसी क्रिया का लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग, ठीक है। और वचन के क्या है, एक वचन। अब बताओ मित्रों, इस वाक्य की क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन में है और कर्ता भी स्त्रीलिंग एक वचन में है। बताओ कौन से सेम मिले, कर्ता का लिंग वचन और क्रिया का लिंग वचन बिल्कुल सेम है। तो कर्ता का लिंग वचन क्रिया के लिंग वचन दोनों सेम है, तो कौन सा वाच्य हुआ, कर्तृ वाच्य हुआ। ठीक है मित्रों, अगर ये पत्र के अनुसार होती क्रिया तो पत्र तो पुल्लिंग में है, पत्र तो पुल्लिंग, पत्र लिखा जाता है। किसी भी शब्द का लिंग जानना है तो वाक्य में प्रयोग करवाओ। पत्र लिखा जाता है, चिट्ठी लिखी जाती है, आंख खुलती है, नेत्र खुलता है। देखो पर्यायवाची तो है लेकिन लिंग अलग अलग है। नेत्र पुल्लिंग में है, आंख स्त्रीलिंग में है, चिट्ठी स्त्रीलिंग में है और पत्र पुल्लिंग में है। तो मित्रों पत्र जब कर्म है और पत्र का लिंग कौन सा है, पुल्लिंग, जबकि क्रिया कौन से लिंग यानी स्त्रीलिंग में, इसका मतलब क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार न आकर किसके अनुसार आई है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार आई है। इसलिए वाच्य कौन सा हो जाएगा, कर्तृ वाच्य हो जाएगा। अब इसी वाक्य को जब हम कर्म वाच्य बनाएंगे मित्रों तो ध्यान देना, कर्ता के साथ से और द्वारा शब्द जोड़कर कर्म वाच्य बनाया जाता है। कर्ता के साथ क्या जोड़ा जाता है, से और द्वारा। देखो पूनम के साथ जो आप जोड़ दीजिए से, पूनम से पत्र लिखा जाता है या पूनम द्वारा पत्र लिखा जाता है, पूनम द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब ध्यान देना, पूनम द्वारा पत्र लिखा जाता है, जैसे मैंने से और द्वारा लगाया तो अपने आप स्वतः ही क्रिया उसकी पुल्लिंग में चली गई। देखो आप यहाँ पर पूनम क्या है, करता है, पूनम का क्या लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अब अगर ये क्रिया, अब देखो लिखा जाता है, लिखा जाता है, जाता है, इसका मतलब पुल्लिंग में क्रिया है। तो ये क्रिया किसके अनुसार आई है, कर्म के अनुसार। कर्म कौन से लिंग में है, पुल्लिंग में है, और कौन से वचन में है, एक वचन में है, और क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में है। मित्रों बताओ, कर्म का और क्रिया का लिंग वचन सेम हो गया तो कौन सा वाच्य हो गया, कर्म वाच्य हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, एक बात आपको याद रखनी है कि कर्म वाच्य वाले वाक्यों में कर्म तो हमेशा हो गए होगा, यानी सदैव क्रिया कौन सी रहेगी, सकर्मक क्रिया हमेशा कौन सी रहेगी, सकर्मक क्रिया रहेगी, यानी इस वाक्य में कर्म आएगा ही आएगा। हाँ, कर्तृ वाच्य की क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। जैसे राहुल दौड़ता है, सीता पढ़ती है। अब सीता पढ़ती है तो सीता के अनुसार इसमें कर्म तो आया ही नहीं, तो क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार। सीता पढ़ती है, राम दौड़ता है, बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे बहुवचन में है, पुल्लिंग में है, तो क्रिया भी बहुवचन पुल्लिंग में है, खेल रहे हैं। अब लड़कियां खेल रही हैं, तो लड़कियां बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी बहुवचन स्त्रीलिंग में है, लड़कियां खेल रही हैं। ये बिंदी जो आ रही है वो बहुवचन के लिए आ रही है। ठीक है मित्रों, तो ध्यान देना क्रिया। अब हमें आपको बिल्कुल क्या याद रखना है, क्रिया देखनी है, क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार है तो कर्तृ वाच्य, कर्म के लिंग वचन के अनुसार है तो कर्म वाच्य, और दोनों के अनुसार ना हो तो भाव वाच्य। अब ध्यान देना, पूनम से लिखा नहीं जाता। भाव वाच्य के वाक्य में अधिकतर वाक्य जो है वो नकारात्मक वाक्य है। अधिकतर, मैंने नहीं बोला कि सभी वाक्य, प्रायः नकारात्मक वाक्य आते हैं। पूनम से लिखा नहीं जाता। और एक बात और ध्यान देना, भाव वाच्य के वाक्यों में कर्म भी बहुत ही कम वाक्य में मिलेगा आपको। अधिकतर वाक्यों में कर्म नहीं मिलता है भाव वाच्य में। ठीक है ना, यानी मैं कह सकता हूँ कि भाव वाच्य की क्रिया प्रायः अकर्मक होती है। ठीक है, पूनम से लिखा नहीं जाता है। अब ध्यान देना, लिखा नहीं जाता है। अब इसमें पत्र तो हट ही गया, पत्र हट गया, इसका मतलब कर्म तो इसमें बचा ही नहीं। अब जब इसमें कर्म नहीं बचा तो कर्ता बचा पूनम। अगर क्रिया पूनम के अनुसार होती, कर्ता के अनुसार होती, तो कर्ता के अनुसार होती तो कर्ता तो स्त्रीलिंग में है, तो क्रिया तो स्त्रीलिंग में होनी चाहिए थी। लिखी जाती है, लिखती है, यहाँ तो लिखा नहीं जाता, लिखा पुल्लिंग में है, लिखा नहीं जाता है, लिखा ये पुल्लिंग में है। बताओ, और एक वचन में है, तो ध्यान देना क्रिया तो पुल्लिंग एक वचन में है जबकि कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है, तो
क्रिया का लिंग वचन जो है कर्ता के लिंग वचन से मैच नहीं हुआ है, इसका मतलब कर्तृवाच्य तो नहीं है। फिर कौन सा वाच्य? ध्यान देना, जब क्रिया कर्ता के अनुसार भी न हो, कर्म इसमें है ही नहीं, तो फिर किसके अनुसार? हमेशा एक वचन पुल्लिंग में हो तो मित्रों वहां पर वाच्य कौन सा होता है? भाव वाच्य होता है। अब ध्यान रखना है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमें किसी भी वाक्य का वाच्य जानना है, किसी भी वाक्य का यदि हमें वाच्य जानना है तो सबसे पहले आप उसका कर्ता बदल कर देखिए, कर्ता बदल कर देखिए। अगर मित्रों वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार आई है तो कर्ता का लिंग बदलते ही क्रिया बदलेगी, और यदि किसी वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है तो कर्म बदलते ही क्रिया बदल जाए। अब कितना आसान तरीका है, अगर कर्ता को बदल देने से क्रिया बदल जाए तो कर्तृवाच्य, और कर्म को बदल देने से क्रिया बदल जाए तो कर्मवाच्य, और दोनों को बदल देने से, बदलने का मतलब स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग कर देना, पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग कर देना, एक वचन की जगह बहुवचन कर देना, बहुवचन की जगह एक वचन कर देना। ये परिवर्तन कर देने पर अगर कर्ता और कर्म दोनों को बदल कर देख लेने के बाद भी अगर वाक्य की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो मित्रों निश्चित रूप से भाववाच्य होगा। ध्यान देना, एक वाक्य मैंने लिया यहां पर, राहुल मिठाई खाता है, राहुल मिठाई खाता है। बताओ यहां पर क्या खाता है? मिठाई, ये तो हो गया कर्म, ठीक है, और राहुल हो गया कर्ता। अब बताओ, पहले सबसे पहले कर्ता को बदल के देखिए, राहुल की जगह यहां पर रीना करके देखिए आप, रीना मिठाई खाती है। अब ध्यान देना, जैसे ही राहुल का लिंग मैंने बदल कर यहाँ स्त्रीलिंग में कोई शब्द लिखा तो क्रिया स्वतः ही बदल गई। यहाँ खाता है, यहाँ पुल्लिंग में क्रिया थी और यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग में हो गई। क्यों? क्योंकि कर्ता भी कौन से लिंग में हो गया? स्त्रीलिंग में हो गया। देखो, कर्ता को बदल देने से क्रिया बदल गई मित्रों, कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य हुआ। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर इसी वाक्य में राहुल मिठाई खाता है, मिठाई की जगह यहाँ पर आप कोई पुल्लिंग शब्द लेकर देखिए, राहुल दूध पीता है। देखो, दूध पीता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ मिठाई स्त्रीलिंग में था जबकि मैंने दूध को पुल्लिंग में किया। अरे कर्म को मैंने पुल्लिंग कर दिया तब भी क्रिया एक वचन पुल्लिंग में है, जब कर्म स्त्रीलिंग में है, मिठाई, मिठाई तो स्त्रीलिंग में और दूध पुल्लिंग में। देखो, मिठाई और दूध की वजह से वाक्य की क्रिया का लिंग नहीं बदल रहा है। मिठाई स्त्रीलिंग में है और दूध पुल्लिंग में है, दूध पुल्लिंग में है तब भी क्रिया पुल्लिंग में है, और मिठाई स्त्रीलिंग में है तब भी क्रिया पुल्लिंग में है। इसका मतलब ये क्रिया जो है वो कर्म से प्रभावित न होकर किससे प्रभावित है? कर्ता से प्रभावित है। कर्ता को बदलते ही, रीना करते ही और क्रिया बदल गई, तो कर्ता को बदलते ही क्रिया अगर बदल जाए तो मित्रों वाक्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। आगे ध्यान दें, एक वाक्य मैंने लिया, सीता द्वारा चिट्ठी लिखी जा रही है, चिट्ठी लिखी जा रही है, सीता द्वारा चिट्ठी लिखी जा रही है। अब ध्यान देना, अब पहले कर्ता को बदल के देखो, या सीता की जगह मैंने राम करके देखा, यहाँ राम द्वारा चिट्ठी लिखी जा रही है। देखो राम पुल्लिंग में आ गया कर्ता, देखो ये सीता और राम क्या है? यहाँ पर कर्ता है। अब ध्यान देना, कर्ता को मैंने स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर दिया, यानी सीता को राम कर दिया, इसके बाद भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्रिया फिर भी स्त्रीलिंग है, लिखी जा रही है। इसका मतलब क्रिया किसके अनुसार आई? चिट्ठी के अनुसार। ठीक है, अब जैसे ही मैं चिट्ठी, चिट्ठी कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में। अब ध्यान देना, चिट्ठी का लिंग बदल के देखिए, पुल्लिंग की, जिसको पत्र कीजिए आप, सीता द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। देखो आप, लिखा जा रहा है। अब बताओ किसके बदलने पर क्रिया बदली? चिट्ठी यानी कर्म को बदल देने पर। कर्म पहले स्त्रीलिंग में था तो क्रिया स्त्रीलिंग में थी, और कर्म जब पुल्लिंग में हुआ तो क्रिया भी मित्रों पुल्लिंग में हो गई, तो कर्म के बदल देने पर क्रिया बदल गई, वाच्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा। ठीक है मित्रों, अब ध्यान देना, कुछ ऐसे वाक्य जिसमें आप दोनों को बदल कर देख लीजिए, तब भी आपका जो है क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने लिखा यहाँ पर दादी जी से, दादी जी से चला नहीं जाता, दादी जी से चला नहीं जाता। ध्यान देना, यहाँ दादाजी करके देख लीजिए आप, कर्म तो इसमें है ही,
दादाजी से चला नहीं जाता। देखो चला नहीं जाता। अब ध्यान देना, दादी जी स्त्रीलिंग में है और दादाजी पुल्लिंग में है। ठीक है, ये दोनों कर्ता ही, कर्ता स्त्रीलिंग में है तब भी क्रिया एकवचन पुल्लिंग में है, और कर्ता पुल्लिंग में है तब भी क्रिया पुल्लिंग एक वचन में है। यहाँ पे पुल्लिंग एक वचन में है। अब मैंने क्या कहा था, जब किसी वाक्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में हो, पुल्लिंग एक वचन में हो, कर्ता के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो मित्रों वहां वाच्य कौन सा होता है, भाववाच्य होता है। अब ध्यान देना, कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसमें न कर्ता होगा न कर्म होगा, फिर भी उसमें जब कर्ता भी नहीं होगा कर्म भी नहीं होगा तो वाच्य कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। जैसे अब चला जाए, अब चला जाए, ऐसे वाक्य है मित्रों। अब चला जाए, न तो इसमें कर्ता है न इसमें कर्म है, क्रिया किसमें है, एक वचन और पुल्लिंग में। ऐसे वाक्य बहुत दुर्लभ वाक्य है मित्रों। आप YouTube के चैनलों पर आप कितना ही सर्च करके देख लीजिए, अगर ये बात किसी चैनल पर मिल जाए तो मैं आपसे दावा करता हूँ, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि सर ऐसे वाक्य भी किसी भाववाच्य वाले किसी ने बताया गया। नहीं बताया जाएगा मित्रों, हमें वही मिलता है चैनलों पर जो सब जगह मिलता है, वही सामान्य जानकारी मिलती है। अब ध्यान देना, जब कर्ता भी नहीं है कर्म भी नहीं है, अब ऐसे वाक्यों में हम वाच्य कैसे बनेंगे, तो वाच्य कैसे बनेंगे, अरे एक वचन पुल्लिंग में ना, जब क्रिया कर्ता के अनुसार न हो कर्म के अनुसार न हो, सदैव एक वचन पुल्लिंग में हो, तो वहां वाच्य भाववाच्य होगा। ठीक है मित्रों, अब चला जाए, सोया जाए, आओ, घूमा जाए, बैठा जाए, तैरा जाए, सब भाववाच्य है। अब एक बात ध्यान देना, एक सबसे बड़ी समस्या नेपरसर्ग वाली मित्रों, नेपरसर्ग वाली। नेपरसर्ग का मतलब यदि कर्ता के साथ नेपरसर्ग जुड़ा हुआ हो, कर्ता के साथ यदि नेपरसर्ग जुड़ा हुआ हो तो फिर वाक्य की क्रिया या तो कर्ता के अनुसार होगी या फिर कर्म के अनुसार होगी। हो सकता है कि दोनों के अनुसार न हो। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब बताओ क्रिया किसके अनुसार है, राम के अनुसार नहीं आ रही। पुस्तक स्त्रीलिंग में है और क्रिया भी स्त्रीलिंग में है। क्या पढ़ी, पुस्तक, ये क्या है, कर्म। बताओ वाक्य का कर्म स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है। बताओ अब तक की जानकारी के अनुसार तो आप इसमें क्या भरते, कर्मवाच्य भरते, लेकिन नहीं मित्रों, यदि किसी वाक्य में नेपरसर्ग का प्रयोग हुआ हो तो भले से उसकी क्रिया कर्म के अनुसार ही क्यों न हो, तब भी उसमें कर्तृवाच्य ही होगा। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। यदि किसी वाक्य में नेपरसर्ग का प्रयोग हुआ हो, राम ने मिठाई खाई, राम ने चाय पी, राम ने दूध पिया, राम ने रोटी खाई, राम ने छींका, राम। अब ध्यान देना, ये राम ने, ये जो है नेपरसर्ग लगते ही और क्रिया कर्म के अनुसार आ गई, तो इसमें जो है कर्मवाच्य न होकर कर्तृवाच्य होगा। इसका मतलब ध्यान देना, नेपरसर्ग यदि लग जाए किसी वाक्य में और कर्म जो है परसर्ग रही, तो यहाँ कर्म के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया। इस बात पे भी ध्यान देना, क्योंकि अगली बात में क्या बताऊंगा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब ध्यान देना, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर राम के साथ नेपरसर्ग लगा हुआ है और किसको मारा, रावण को। रावण क्या है, कर्म है, तो कर्म के साथ भी यहाँ परसर्ग लगा हुआ है को। यदि कर्म के साथ भी को परसर्ग लगा हुआ हो और कर्ता के साथ नेपरसर्ग लगा हुआ हो, कर्ता के साथ नेपरसर्ग लगा हुआ हो और कर्म के साथ को परसर्ग लगा हुआ हो, तो मित्रों क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होगी, एक वचन पुल्लिंग में होगी। और ऐसे वाक्य जो है भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कर्म को बदल के देख लो और कर्ता को बदल के देख लो, क्रिया हमेशा आपको एक वचन पुल्लिंग में मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सीता ने, जैसे कि मैं कहूं कि रीना ने नरेश को पीटा या मोहन ने गीता को पीटा। अब ध्यान देना, मोहन ने गीता को पीटा और गीता ने मोहन को पीटा, दोनों वाक्य बदल के देख लीजिए आप। चाहे गीता ने मोहन को पीटा तब भी क्रिया एक वचन पुल्लिंग में, और मोहन ने गीता को पीटा तब भी क्रिया एक वचन पुल्लिंग में। यानी कर्ता और कर्म को दोनों को बदल देने पर भी क्रिया नहीं बदल रही है, इसलिए वाच्य कौन सा होगा मित्रों, भाववाच्य। तो ध्यान देना, कर्ता के साथ नेपरसर्ग जुड़ा हुआ हो, कर्म के साथ कोपरसर्ग जुड़ा हुआ हो,
और क्रिया हमेशा एकवचन पुल्लिंग में होगी और वहां पर वाच्य भाव वाच्य होगा। जबकि अगर ऐसी स्थिति न हो, कर्म के साथ कोई प्रसंग नहीं हो, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने चाय पी, राम ने दूध पिया, केवल एक कर्म आए, वो एक कर्म भी प्रसंग रहित हो, तो मित्रों वहां पर वाच्य कौन सा होगा? कर्तरी वाच्य होगा। ठीक है, कर्म वाच्य वहां आपको नहीं भरना। कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं मित्रों, ध्यान देना। ये देखिए, कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं कि स्त्रियों को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए। देखो मित्रों, स्त्रियों को और युवाओं को दोनों, ये स्त्रीलिंग में है, ये पुल्लिंग में है, ठीक है। लेकिन क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में यहां भी आना चाहिए और यहां भी आना चाहिए। कोई फर्क पड़ रहा है क्रिया पर? स्त्रियों की जगह मैंने युवाओं करके देखा, यानी लिंग बदल दिया मैंने। लिंग बदल देने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा मित्रों। ये वाक्य जो है भाव वाच्य का वाक्य होगा, भाव वाच्य का वाक्य होगा। ध्यान देना, कर्ता का लिंग बदल देने पर या फिर कर्म का लिंग बदल देने पर, वचन बदल देने पर क्रिया प्रभावित न हो, एक वचन पुल्लिंग में हो, तो हमेशा वहां पर वाच्य भाव वाच्य ही होगा। ठीक है मित्रों, ये थी वाच्य की बहुत संक्षिप्त सी जानकारी। यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।